प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजिल मयंक दीक्षित, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको विदित है, हमारी क्लासेज निरंतर हो रही है और बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम या बीए सेकेंड ईयर पार्ट 2 के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान में प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इंग्लैंड के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में या पिछले अध्ययन में मैंने आपको ब्रिटिश संसद के बारे में बताया था और साथ में बताया था कि ब्रिटिश संसद को हम क्यों संप्रभु कहते हैं या ऐसे कौन से तत्व हैं जो ब्रिटेन की संसद को संप्रभुता शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही इसके मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रिटेन की संप्रभुता पर कौन कौन से तत्व नियंत्रण रखते हैं। आशा करता हूँ कि पिछला चैप्टर आपके समझ में आया होगा। आज हम ब्रिटेन संसद के अंगों के बारे में या भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आज के चैप्टर में हम ब्रिटेन की संसद के 2 भागों का अध्ययन करेंगे और 2 भागों में पहला भाग है या प्रथम सदन है ब्रिटेन की संसद की कॉमन सभा, जिसे हम निम्न सदन या निचला भाग भी कह सकते हैं या लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं, और दूसरा भाग है या द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा। इस प्रकार ब्रिटेन की संसद 2 भागों से बनती है। नंबर 1 कॉमन सभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं या प्रथम सदन कहते हैं, और द्वितीय सभा है वो है लॉर्ड सभा, जिसे हम उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहते हैं। आइए अब हम ब्रिटेन की कॉमन सभा यानी ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन का अध्ययन करेंगे और साथ ही हम इसके महत्व का भी अध्ययन करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन के कॉमन सभा का क्या महत्व है। हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो 2 सभा हैं या 2 अंग हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, उसमें हम कॉमन सभा का ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि लॉर्ड सभा से ज़्यादा कॉमन सभा महत्व रखती है। या कह सकते हैं कि जब हम ब्रिटेन की संसद की बात करते हैं या ब्रिटेन के संसद का अध्ययन करते हैं तो कॉमन सभा एक महत्वपूर्ण अंग है या कॉमन सभा या जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, लॉर्ड सभा से ज़्यादा महत्व या लॉर्ड सभा से ज़्यादा भूमिका रखता है। वस्तुतः कह सकते हैं कि कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद माना जाता है। जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोकसभा या लोक सदन, जिसे हम कॉमन सभा कहते हैं, उससे ही परामर्श लेता है, और जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो वह लोक सदन को ही विघटित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो उक्ति है ये ब्रिटिश संसद की कॉमन सभा का एक महत्व बताती है। और इंग्लैंड का जो लोक सदन है या कॉमन सभा है वो संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है, या एक विचारक हुए हैं न्यूमैन, उनके शब्दों में हम यदि कहें तो संसद की संप्रभुता लोक सदन में ही निवास करती है। एक अन्य विचारक सिडनी लॉ के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। तो लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान हम इन्हीं उक्तियों से लगा सकते हैं या इन्हीं कथनों से लगा सकते हैं कि लोक सदन जो है अब वो संसद का एक पर्याय बन गई है। या कह सकते हैं कि जब हम संसद की बात करते हैं तो वह लोकसभा पर ही सीधा सीधा इंगित होता है। जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो हम ये मानते हैं कि वह लोकसभा से ही परामर्श ले रहा है, और जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो हम मानते हैं कि वह लोक सदन को ही विघटित करता है। यानी लोक सदन ही संसद का एक पर्यायवाची शब्द बन चुका है। या कह सकते हैं कि लोक सदन संसद या ब्रिटेन की संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसकी भूमिका का महत्व हम इन बातों से भी पता लग सकता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि
वह केवल लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। जब हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो हम कह सकते हैं या बेझिझक कह सकते हैं कि वह केवल लोक सदन यानी कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। तो हम इन शब्दों में ब्रिटेन की कॉमन सभा की भूमिका या महत्व को समझेंगे और आगे हम कॉमन सभा की रचना और संगठन का भी अध्ययन करेंगे। कॉमन सभा की रचना और संगठन का जब हम अध्ययन करते हैं तो वर्तमान में ब्रिटेन कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 659 है। सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार यह सदस्य संख्या 630 थी। 1983 से ब्रिटिश कॉमन सभा की सदस्य संख्या 659 है। 1997 में कॉमन सभा के लिए संपन्न चुनावों में निर्वाचित 659 सदस्यों में से 529 इंग्लैंड से, 72 स्कॉटलैंड से, 40 वेल्स से और 18 उत्तरी आयरलैंड से कॉमन सभा में पहुंचे थे। ये सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार हर 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति या नर और नारी इन दोनों को ही वोट देने का अधिकार है। ब्रिटेन में पूर्व में कुछ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रह गए हैं। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब हम कॉमन सभा के सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता का अध्ययन करेंगे। तो सदस्यता के लिए योग्यता या अयोग्यता क्या है? या कोई भी नागरिक इंग्लैंड का या कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसमें निम्नलिखित योग्यताएं हैं। नंबर 1, वह इंग्लैंड का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर हो। नंबर 3, उसका नाम मतदाता सूची में हो। नंबर 4, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। यानी ये 4 तत्व है या 4 योग्यता हैं, वो किसी भी स्त्री पुरुष को निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करता है। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से वो बिंदु हैं जो किसी भी व्यक्ति को लोक सदन के सदस्य नहीं बनाने के अयोग्य ठहराते हैं। उनमें है नंबर 1, जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो। नंबर 2, जो विदेशी हो। नंबर 3, जो नाबालिग हो यानी जिसकी उम्र 18 से कम हो। नंबर 4, जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हो। नंबर 5, जो प्रशासकीय कर्मचारी हो या शासकीय कर्मचारी हो। नंबर 6, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हों। इस प्रकार ये जो 6 बिंदु हैं ये किसी भी व्यक्ति को लोक सदन के सदस्य बनने से रोकते हैं। इस प्रकार ये जो 6 तरह के जो व्यक्ति हैं वो लोक सदन के सदस्य या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब हम इसके कार्यकाल का अध्ययन करेंगे। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। जिस तरह की प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी कॉमन सभा को शीघ्र ही भंग कर सकती है और नए चुनाव करवा सकती है। प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता हो। यानी कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, पर जरूरत पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ब्रिटेन का राजा या रानी कॉमन सभा को भंग भी कर सकता है। अब हम कॉमन सभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का अध्ययन करेंगे। कॉमन सभा के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं। नंबर 1, उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नंबर 2, उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधा भी प्राप्त है। नंबर 3, उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी यदि कोई सदन चल रहा हो तो दीवानी मुकदमों में
उन्हें 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। नंबर 5, कॉमन सभा को अपनी कार्यवाही के नियंत्रण का भी अधिकार है। और नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दंड भी दे सकता है। किसी भी सदन के सदस्य की अनर्हताओं के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव भी रद्द कर सकता है। तो ये उपरोक्त जो बिंदु हैं वो कॉमन सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार हैं। अब हम को वेतन की अध्ययन करते हैं। तो कॉमन सभा के सदस्यों को 47,008 पाउंड वेतन दिया जाता है और लोकसभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, किंतु लोकसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए कतिपय भत्ते भी दिए जाते हैं। कॉमन सभा के सदन का अधिवेशन लोकसभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ब्रिटेन में यह एक परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। गण पूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए। तो ये सदन का अधिवेशन है। किस प्रकार से उसका अधिवेशन बुलाया जाता है, यह कह सकते हैं कि ये एक प्रथा बन चुकी है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए और गण पूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए। पदाधिकारी, कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ ही एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अतिरिक्त सदन के अन्य पदाधिकारी हैं साधन समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सार्जेंट एट आर्म्स, संदेश वाहक आदि। अब हम कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन करेंगे कि कॉमन सभा को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है और वो कौन कौन से कार्य कर सकती है। कॉमन सभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, कॉमन सभा के पास विधि निर्माण संबंधी शक्ति है। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। नंबर 3, वित्तीय शक्ति है और नंबर 4, अन्य कार्य। इस प्रकार कॉमन सभा की शक्तियाँ का अध्ययन हम 4 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि निर्माण क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियाँ असीमित है। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है और सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लोकसभा की और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक होता है। इनमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की है और जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंबित कर सकती है। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। नंबर 2, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का है, लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। मंत्रिमंडल भी कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। वह उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है और वह उस सदन में बहुमत दल का नेता होता है। यानी ब्रिटेन में कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है वह कॉमन सभा ही करती है और कॉमन सभा के प्रति ही मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। इसके अलावा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कॉमन सभा से ही होती है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। इंग्लैंड के संसद को वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है या इंग्लैंड में एक कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में भी अंतिम अधिकार प्राप्त हैं। बजट के संबंध में कॉमन सभा का अधिकार है। लोकसभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसके द्वारा स्वीकार होने के बाद यदि 1 माह का समय बीत जाता है तो लोकसभा उन्हें न स्वीकार करे तो भी वह कानून बन जाते हैं। इस प्रकार वित्तीय शक्तियाँ
भी कॉमन सभा के पास रहती हैं। नंबर 4, अन्य कार्य। कॉमन सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है, जैसे जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, लोगों को शिक्षण देना और जनता की शिकायतों तथा समस्याओं को सुनना और उनके लिए नियम और कानून का निर्माण करना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा देश के दर्पण या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है और कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी भूमिका इंग्लैंड के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रकार कॉमन सभा या निम्न सभा का महत्व लोक सभा से ज़्यादा है और लोक सभा केवल एक अंग मात्र बनकर के इसके सामने रह जाती है। इसकी शक्तियाँ विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ तथा अन्य कार्य इसकी शक्तियों को उद्धृत करते हैं और हम समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है वह विभिन्न कार्यों को और शक्तियों को रखती है और अपने कार्य और शक्तियों द्वारा वह इंग्लैंड की संसद का एक महत्वपूर्ण स्थान या शक्तिशाली सदन बन गई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह विश्व की एक शक्तिशाली प्रथम सदन भी मानी जाती है। अब हम इंग्लैंड को विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन क्यों कहा जाता है या इंग्लैंड की संसद को विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन क्यों माना जाता है, हम इसका अध्ययन करेंगे या निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। ब्रिटेन में संसद शब्द का व्यवहार में मतलब ही कॉमन सभा से है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। यानी ब्रिटेन में यदि यह कहा जाता है कि जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका सीधा सा भावार्थ निकलता है या सीधा सा अर्थ निकलता है कि मंत्रिमंडल निम्न सदन या कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। नंबर 2, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, उसकी कार्रवाइयों का न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता है। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। यह बिंदु कॉमन सभा को एक श्रेष्ठ महत्व प्रदान करता है। नंबर 3, संविधान में संशोधन का अधिकार। कॉमन सभा जिस ढंग से साधारण कानून पारित करती है उसी ढंग से संविधान में परिवर्तन भी कर सकती है, यानी संविधान में संशोधन का अधिकार कॉमन सभा को प्राप्त है। नंबर 4, लोक सभा की गौण शक्तियाँ। कॉमन सभा की तुलना में लोक सभा दयनीय स्थिति में है। यह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तथा धन विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण है, अतः कॉमन सभा लोक सभा से ज़्यादा शक्तिशाली या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है और संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाओं को नहीं बांधा जा सकता है। वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्य न हो, या कह सकते हैं कि कॉमन सभा विश्व के निम्न सदनों में शक्तिशाली निम्न सदन माना जाता है। इस प्रकार आज हमने कॉमन सभा की शक्तियाँ, कॉमन सभा का संगठन और कॉमन सभा की लिए योग्यताएं और अयोग्यताओं के साथ साथ इसका कार्यकाल, विशेष अधिकार, वेतन, अधिवेशन, पदाधिकार और कॉमन सभा क्यों विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन माना जाता है, इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। कल हम आपको लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन के बारे में बताएंगे और इनकी तुलना भी करेंगे। धन्यवाद।